कहते हैं पहले युद्ध जमीन और तेल के लिए होते थे, पर आजकल सुनने में आ रहा है कि भविष्य के युद्ध चिप्स और सेमीकंडक्टर पर होंगे। आज हम इसी पर मतलब भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास इस विषय पर कई लेख और विश्लेषण हैं और मकसद ये है कि इनमें से ज़रूरी बातें निकालकर समझें कि भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है और दुनिया भर में इसका क्या मतलब है। तो चलिए इन स्रोतों को खोल कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सेमीकंडक्टर को नया तेल कहा जा रहा है और ये कोई हवाई बात नहीं है। सोचिए जरा, हमारे फोन, लैपटॉप, गाड़ियां, आजकल तो घर की वॉशिंग मशीन तक, सब कुछ इन्हीं छोटी चिप्स पर चलता है। सच में, इनके बिना आज की दुनिया एकदम थम सी जाएगी। तो ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, ये असल में सिलिकॉन पर खेली जा रही भू राजनीति है और दाव वो बहुत ऊंचे लगे। हाँ, ये निर्भरता तो वाकई हैरान करने वाली है। स्रोत बताते हैं कि दुनिया की 90% सबसे एडवांस चिप्स वो सिर्फ ताइवान में बनती हैं। सोचिए, एक ही जगह पर इतनी ज्यादा निर्भरता। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो जाहिर है अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान, ये सब बड़े खिलाड़ी अब इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं। अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करने के लिए अरबों खरबों डॉलर लगा रहे हैं। हाँ, ये अब सिर्फ इकोनॉमी का सवाल नहीं रहा, ये नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। और यहीं पर वो सिलिकॉन पर भू राजनीति वाली बात आती है ना? एग्जैक्टली। अब देखिए, अमेरिका और चीन के बीच तो एक तरह का खुला चिप युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने चीन को जो सबसे एडवांस चिप्स हैं और उनको बनाने की जो तकनीक है, उसके एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अच्छा। और जवाब में चीन क्या कर रहा है? वो अपनी घरेलू चिप बनाने की क्षमता, मतलब फैब्रिकेशन प्लांट्स या फैब्स जिन्हें कहते हैं, उनमें 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा झोंक रहा है। बाप रे, 150 अरब! हाँ, तो ये सिर्फ कंपनियों की लड़ाई नहीं है। मतलब हवावे या SMIC बनाम इंटेल, एनवीडिया या TSMC, ये असल में भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कौन राज करेगा उसकी लड़ाई है। जिसका चिप्स पर कंट्रोल होगा, वही AI में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करेगा। स्रोत साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई है जो दुनिया का पावर बैलेंस बदल रही है। तो इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ है? स्रोत एक अजीब सी बात दिखाते हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन यूजर हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स भी खूब खरीदते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत की लगभग सारी चिप्स, मतलब 100%, हम बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं। हाँ, ये एक विरोधाभास है। और एक अनुमान ये है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो 2030 तक हमारा सालाना चिप आयात बिल 100 अरब डॉलर के पार जा सकता है। 100 अरब डॉलर! ये तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बोझ है। इनके 150 अरब डॉलर या अमेरिका के 52 अरब चिप्स एक्ट से तुलना करें तो ये काफी कम है। शायद ISM का शुरुआती मकसद सीधे पैसों से मुकाबला करना नहीं था, बल्कि दुनिया को एक सिग्नल देना था कि देखो, भारत अब इस फील्ड में सीरियस है, और माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनियों को खींचना था। तो क्या इस ISM का कोई ठोस नतीजा दिख रहा है? मतलब कुछ जमीन पर हो भी रहा है या बस बातें ही हैं? देखिए, शुरुआत तो हुई है, संकेत पॉजिटिव हैं, पर रास्ता लंबा है, ये मानना पड़ेगा। सबसे बड़ा उदाहरण तो अमेरिकी कंपनी माइक्रोन का है। वो गुजरात में 2.7 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। हाँ, ये खबर तो थी। वो एक ATMP प्लांट लगा रहे हैं, मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। अच्छा, ATMP, ये क्या होता है? ये चिप बनने के बाद का स्टेप है। मतलब चिप बन गई, अब उसको टेस्ट करना, पैक करना, ताकि वो फोन या लैपटॉप में लग सके। ये पूरी चिप बनाना नहीं है, मतलब फैब्रिकेशन नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा भारत में आ रहा है। ये भी अहम है। ATMP तो ठीक है, पर असली गेम तो फैब का है ना, जहाँ चिप एक्चुअली बनती है। उसका क्या सीन है? वो वेदांता फॉक्सकॉन की एक बड़ी डील की बात चल रही थी, 19.5 अरब डॉलर वाली, उसका क्या हुआ? स्रोत कुछ बताते हैं। हाँ, वो वेदांता फॉक्सकॉन वाली 19.5 अरब की योजना पर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन वो पार्टनरशिप वो आगे नहीं बढ़ पाई। ओह। पर दोनों कंपनियां अब अलग-अलग रास्ते तलाश रही हैं, ऐसा सुनने में आया है। इसके अलावा टाटा ग्रुप, वो भी इस फील्ड में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है, खासकर चिप पैकेजिंग और डिजाइन में। वो असम में एक सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट लगाने का सोच रहे हैं। अच्छा, टाटा भी है इसमें? हाँ। और सरकारी संस्थाएं भी हैं, जैसे ISRO और CDAC। ये अपनी स्वदेशी चिप डिजाइन पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फैब लगाना वो बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है, उसमें वक्त लगेगा।
चलिए मान लिया कि थोड़ी धीमी रफ्तार है, पर सवाल ये है कि भारत के लिए ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ आयात का बिल कम करने के लिए, या इसके पीछे कुछ और बड़े कारण हैं? आयात बिल तो एक बात है, जरूरी है पर अकेली वजह नहीं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी वजह है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्तता। ताइवान और चीन पर इतनी ज्यादा निर्भरता, जैसा हमने कहा, वो भारत के लिए एक बड़ा रिस्क है, खासकर आजकल के जियोपॉलिटिकल माहौल में। हाँ, ये तो है। दूसरा, इकोनॉमी। स्रोत कहते हैं कि ये सेक्टर भारत में 10 लाख से ज्यादा हाई स्किल्ड नौकरियां बना सकता है। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। तीसरा, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, उनको सही मायने में ताकत देगा। और चौथा, ये भारत की ग्लोबल इमेज बदल सकता है। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, अब हम शायद अत्याधुनिक हार्डवेयर बनाने के लिए भी जाने जा सकते हैं। ये भारत को ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। इसमें एक और एंगल है जिस पर स्रोत काफी जोर देते हैं, वो है भारत की डिजाइन कैपेबिलिटी। कहते हैं कि दुनिया के करीब 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारतीय हैं। हाँ, ये सच है। कॉलकॉम, इंटेल, एनवीडिया, इन सब बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े R&D सेंटर्स भारत में हैं। तो क्या ये वाकई भारत का छिपा हुआ तुरुप का इक्का है, मतलब हमारी सीक्रेट स्ट्रेंथ? या फिर हम डिजाइन में तो अच्छे हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो दिक्कतें हैं उनके सामने ये कुछ नहीं? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। डिजाइन क्षमता यकीनन भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। दशकों से भारतीय इंजीनियर्स दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स डिजाइन करने में मदद करते आ रहे हैं। ये नॉलेज और टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है हमारे पास। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्या सिर्फ डिजाइन से काम चल जाएगा? तो जवाब है नहीं। चिप बनाना यानी फैब्रिकेशन, वो बिल्कुल अलग चीज है और कहीं ज्यादा मुश्किल। डिजाइन दिमाग का खेल है, फैब्रिकेशन में भारी पैसा लगता है। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, सुपर क्लीन माहौल चाहिए, और लॉजिस्टिक्स तो पूछिए मत। तो डिजाइन हमारा छिपा हुआ लाभ जरूर है, पर यह मैन्युफैक्चरिंग की चुनौतियों का हल नहीं है। हाँ, ये हमें वैल्यू चेन में ऊपर जाने में मदद कर सकता है। मतलब सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर सकते हैं। आपने चुनौतियों की बात की, स्रोत भी इन पर काफी डिटेल में बात करते हैं। एक मॉडर्न फैब लगाने में 10 से 15 अरब डॉलर लग जाते हैं। हाँ, कम से कम। और फिर 24 घंटे 7 दिन एकदम साफ पानी और बिना रुके बिजली की सप्लाई चाहिए। बिल्कुल, अल्ट्रा प्योर पानी। फिर वो सेमीकंडक्टर ग्रेड वाले केमिकल्स की पूरी सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, और इन सब में 5 से 7 साल लग सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी रुकावटें लगती हैं। क्या भारत ये सब कर पाएगा? देखिए, चुनौतियां तो असली हैं और बहुत सीरियस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पानी और बिजली की बिना रुकावट सप्लाई, वो भी इतनी हाई क्वालिटी वाली, ये भारत के कई हिस्सों के लिए आज भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर जमीन मिलना, पर्यावरण की मंजूरी, स्किल्ड लोग तैयार करना, ये सब मुश्किल काम है। लेकिन यहीं पर वो जियोपॉलिटिक्स भारत के काम आ सकती है। अच्छा, कैसे? जैसा हमने पहले बात की, अमेरिका, जापान और दूसरे वेस्टर्न देश वो चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। इसे डी रिस्किंग या चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं। हाँ, सुना है। तो वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो भरोसेमंद हो, स्थिर हो, डेमोक्रेटिक हो, और भारत इस रोल में बिल्कुल फिट बैठता है। फिर क्वाड जैसा गठबंधन है, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर फोकस कर रहा है। तो हो सकता है कि ग्लोबल कंपनियां और दूसरी सरकारें भारत को इन चुनौतियों से निपटने में मदद करें, क्योंकि ये उनके भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। तो ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, ये एक ग्लोबल रीबैलेंसिंग का हिस्सा है। तो अगर हम आगे देखें भविष्य में, तो चिप्स पर हमारी निर्भरता तो और बढ़ेगी ही, कम तो नहीं होगी। स्रोत इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उदाहरण देते हैं। हर ईवी में 2000 से ज्यादा चिप्स होती हैं। सोचिए, 2000। AI सर्वर, खासकर वो एनवीडिया के GPU वाले, वो तो चिप्स के भूखे हैं एकदम। हाँ, उनकी डिमांड तो आसमान छू रही है। रक्षा तकनीक, मिसाइलें, सैटेलाइट, ड्रोन, सब कुछ एडवांस्ड चिप्स पे चलता है। हेल्थ केयर, 5G, स्पेस, कोई फील्ड बचेगा ही नहीं। भारत का वो जो $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने का लक्ष्य है, वो भी बिना सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भरता के अधूरा सा लगता है। बिल्कुल सही। और इसीलिए ये रेस अब बहुत तेज हो गई है। ताइवान TSMC के साथ अभी भी लीडर है, खासकर सबसे एडवांस चिप्स में। दक्षिण कोरिया, सैमसंग,
SK हाइनिक्स मेमोरी चिप्स और फाउंड्री में बहुत मजबूत है। अमेरिका, इंटेल, एनवीडिया, माइक्रॉन भारी पैसा लगाकर वापसी कर रहा है। और चीन, वो अपनी सरकार की भारी मदद से गैप को तेजी से कम कर रहा है, खासकर जो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चिप्स हैं, लेगेसी नोड्स, उनमें। तो भारत कहाँ है इस रेस में? भारत इस खेल में देर से आया है, ये सच है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ घरेलू बाजार है, और जैसा हमने बात की, डिजाइन में एक मजबूत बेस है। स्रोत का जो निचोड़ है वो साफ है। भविष्य की अर्थव्यवस्था चिप्स पर चलेगी। जो देश इन्हें बनाएगा या इनकी सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, उसी का दबदबा होगा। भारत के पास इस मौके को गंवाने का ऑप्शन नहीं है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोत बताते हैं कि ये जो बदलाव है ये सिर्फ सरकार या इंडस्ट्री तक ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी इसकी हलचल सुनाई दे रही है। निवेशक भी इस उभरते हुए सेक्टर पर नजर गड़ाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ सेक्टर्स और कंपनियों का नाम लेते हैं जिनमें निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। ये दिखाता है कि मार्केट भी इस पोटेंशियल को पहचान रहा है। इसमें चिप डिजाइन से जुड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा एलेक्सी, मोचिप टेक्नोलॉजीज, ASM टेक्नोलॉजीज, SUPEL सेमीकंडक्टर। अच्छा। फिर वो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS देती हैं, मतलब जो असल में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, KNS टेक्नोलॉजी, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, एवलॉन टेक्नोलॉजीज। हाँ, इनकी नाम सुने हैं। IT कंपनियां भी हैं जो चिप R&D और VLSI में काम करती हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक। और फिर कुछ बड़े ग्रुप्स हैं जिनकी नज़र इस सेक्टर पर है या जो इसके बड़े लाभार्थी हो सकते हैं, जैसे वेदांता, डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेज और टाटा मोटर्स, क्योंकि EVs में चिप्स की बहुत ज़रूरत है। तो ये लिस्ट सिर्फ एक इशारा है कि कैसे ये स्ट्रेटेजिक बदलाव अब बड़ी आर्थिक दिलचस्पी भी पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर जैसा हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं, भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। 90 के दशक में हमने IT क्रांति देखी, अब शायद 2020 के दशक में सेमीकंडक्टर क्रांति का हिस्सा बनने का मौका है। ये सिर्फ एक और इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं है, ये देश की तकनीकी और रणनीतिक दिशा बदलने की ताकत रखता है। बिल्कुल। स्रोत एक बुनियादी सवाल उठाते हैं, क्या भारत सिर्फ चिप्स का एक बहुत बड़ा बाजार बना रहेगा या फिर वो इन्हें बनाने वाला एक ग्लोबल खिलाड़ी बनेगा? इस सवाल का जवाब शायद अगले कुछ दशकों में भारत की कहानी तय करेगा। हाँ, और इसी सवाल के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूँगा। जैसा हमने डिस्कस किया, इस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत संसाधन चाहिए, पैसा, जमीन, पानी, बिजली, टैलेंट, और साथ में दुनिया भर में भयंकर कंपटीशन है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको चुनना हो, तो अगले दशक में भारत की सेमीकंडक्टर सफलता के लिए वो एक सबसे जरूरी फैक्टर क्या होगा? क्या वो सरकार की नीतियां होंगी, या प्राइवेट सेक्टर का पैसा, या ग्लोबल पार्टनरशिप, या हमारी अपनी डिजाइन क्षमता? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि असल सफलता शायद इन सब के सही तालमेल में ही छुपी है।